गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज हम एक और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नेहरू रिपोर्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्वराज पार्टी 1921 के बाद फॉर्म होती है और किस तरीके से वो एक पीक लेवल पर जाकर के पॉलिटिकली फेल हो जाती है। और यहाँ पर कुछ अलग सिचुएशंस सामने आती हैं, जैसे कि गांधी जी अपना कंट्रोल लेते हैं मास लीडर्स पे और कांग्रेस वापस अपने पुराने रूप में हरकत में आती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है जिसे हम बोलते हैं साइमन कमीशन। 1928 में इंडिया में साइमन कमीशन आता है। इस साइमन कमीशन का जो एम था वो बहुत क्लियर था कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसकी समीक्षा के लिए, उसके सर्वे के लिए इस कमीशन को इंडिया में आना था। एम था कि 1919 के जो रिफॉर्म्स है वो इंडिया में कितने प्रोग्रेस दे पाए हैं। दूसरा, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस थे उनके बेसिस पर इंडिया कितना एडवांस हुआ है। हालांकि ये आना था 1929 में, बट ये 1928 में आ जाता है क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उन्हें ऐसा लगता था कि हम आने वाला इलेक्शन हार जाएंगे 1929 में जो आने वाला था, और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी और वो इंडियंस को ज़्यादा रियायतें देंगी, ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगी। तो उन्होंने जल्दबाजी में 1928 में ही साइमन कमीशन को इंडिया में भेज दिया। अब कहते हैं कि साइमन कमीशन के जितने भी जो मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिश थे, सारे वाइट पीपल थे, तो इसको वाइट कमीशन भी बोला। तो आप देखो, इसमें जब कोई भी इंडियन नहीं है तो ऑब्वियसली इसका लोग विरोध करेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े सिटीज में जैसे ही साइमन कमीशन आएगा, जैसे ही सर जॉन साइमन आएंगे, वैसे इंडिया के बड़े बड़े सिटीज में प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक प्रोटेस्ट होता है वो लाहौर में होता है और उसको लीड कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। तो मैंने आपको कल भी बताया था, लाला लाजपत राय पर जो ब्रिटिश पुलिस होती है लाठी चार्ज करती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जब पूरे इंडिया में एक डिमांड आती है कि हाँ, इंडियंस भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रिफॉर्म्स खुद बना सकते हैं, हमें किसी साइमन कमीशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी 1919 के एक्ट की जरूरत नहीं है, तब यहां पर लॉर्ड बर्किन हेड, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, ये इंडियंस को चैलेंज करता है कि इंडियंस जो इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दो, अगर इंडियंस सच में पॉलिटिकली इतने अवेयर है तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके दिखाएं जो सारे के सारे इंडियंस को एक्सेप्ट हो जाए। मतलब आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ऐसा लॉ बनाओ जिसको सारे के सारे इंडियंस मान लें कि हाँ, दिस इज आवर लॉ, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये देखो कि नेहरू रिपोर्ट को जब भी आप पढ़ते हो, अभी थोड़ा सा भूल जाओ कि क्या प्रीलिम्स है क्या मेंस है, थोड़ा सा इस टॉपिक पे फोकस करो। ये एक तरीके से एक सर्किल पर आप आ गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक चौराहे पर आप आ गए, जहां से आप देखते हैं कि इंडियंस कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े होंगे। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा होगा, 1909 पढ़ा होगा, 1919 पढ़ा होगा, 1935 पढ़ा होगा। इससे पहले आपने चार्टर एक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तब में क्या कोशिश हो रही है कि ब्रिटिश अथॉरिटी आपके लिए लॉ बना रही है, बट यहां नेहरू रिपोर्ट में इंडियंस ट्राई कर रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की। ठीक है, तो आप क्या इसमें याद रखेंगे कि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कैसे हुआ,
तब ये एक सर्किल की तरह काम में आता है, एक चौराहा होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हाँ इंडियंस ने इस तरीके से ट्राई किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन कभी फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि साइमन कमीशन की बात है, कोई इंडियंस नहीं था, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर एजिटेटेड। यहाँ पर दूसरा, इनका साइमन कमीशन का दिल्ली और लाहौर जैसे मेजर प्लेसेस जो होते हैं, बम्बई जैसे जो प्लेसेस होते हैं, वहां पर क्या होता है, बॉयकॉट होता है। अब लॉर्ड बर्किनहेड जो चैलेंज इंडियंस को देते हैं, इंडियंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इस टास्क को एक्सेप्ट करते हैं, और एक ऑल इंडियन पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, जिसकी चेयरमैनशिप थी एम ए अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी के हाथ में। मतलब इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम जो एग्जिस्ट करती थी, क्या कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग, जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो यूनियनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो जस्टिस पार्टी हो, सारे के सारे वो इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स उत्तरदायी सरकार, मतलब उसकी किसी के प्रति जिम्मेवारी है ना। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर whom, फॉर द पीपल, नॉट फॉर अ किंग, नॉट फॉर एनी वाइसरॉय। अभी आप देख रहे हो ब्रिटिश सरकार जो है वो किसके लिए लॉयल है, इंडियंस के लिए लॉयल थोड़ी है, वो किंग के लिए लॉयल है, ठीक है, अपनी अथॉरिटीज के लिए लॉयल है, इंडियंस को दबाती है। तो यहां पर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे जो इंडियन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इस रिपोर्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है नेहरू रिपोर्ट का, उसे बनाया था मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू ने। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये रिपोर्ट क्या होगी, इसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे। ठीक है, आप देखते हो कोई बुक जब उठाते हो तो उसका भी एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट का भी एब्स्ट्रैक्ट ये दो लोग तैयार करते हैं, तेज बहादुर सप्रू एंड मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ पर एक और ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और इसे हेड करते हैं मोतीलाल नेहरू। इसके हेड होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्या सिद्धांत होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज आप पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी में द सेलिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल को आपको बताता है, किस तरीके से पूरे नेशन को वो फ्रेम करता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं इस कमेटी के, वो होते हैं तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, जी आर कुरैशी, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड एन एम जोशी। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मेंबर्स से आईएएस की एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अब ये रिपोर्ट है, ऑब्वियसली कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी तो उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस होंगी। नंबर 1, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। द वर्ड डोमिनियन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डोमिनियन वर्ड है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन डोमिनियन जो ब्रिटिश राज में, जो ब्रिटिश क्राउन में जो वर्ड था, उसका मतलब ये था कि डोमिनियन वो कंट्रीज थी, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिए थे, जैसे आपके कनाडा, जैसे आपका यूएसए, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपका साउथ अफ्रीका, जैसे आपका न्यू फाउंडलैंड। ये डोमिनियन थे, मतलब ये अपने इंटरनल मैटर्स खुद देखते थे, इनकी जो इंटरनल गवर्नेंस थी वो इन्हीं के ऊपर चलती थी, इन्हीं के डिसीजन से चलती थी, लेकिन इनके जो एक्सटर्नल मैटर्स थे वो ब्रिटिश राज देखा करता था, जैसे कि इनका डिफेंस, यहां लिख देता हूं मैं, इनका कम्युनिकेशन और इनका फाइनेंस। ऑब्वियसली किसी भी नेशन के लिए तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके फाइनेंसेस, उसकी डिफेंस और उसके कम्युनिकेशन, मतलब उसके जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे कैसे रिश्ते हैं।
तो डोमिनियन में ऐसा स्टेटस ही इंडिया को दिलवाने की बात हो रही थी, ठीक है, इनके जैसा स्टेटस, ठीक है। दूसरा, जो प्रोविंसेस थे उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, कि जहाँ तमिल भाषी जो एरिया है वहां पर सारे तमिलियंस रहे, जहाँ आंध्र भाषी लोग रहते हैं वहां पर बेसिकली वो एरिया पूरा एक यूनिफॉर्म एरिया हो जाए, ठीक है। हालांकि ये डिमांड आपको भी खुद को लगता होगा कि इतनी ज़्यादा कोई वाजिब डिमांड नहीं थी, क्योंकि जब आप आगे देखोगे 1953 में कैसे इंडिया में दंगे हो जाते हैं अंग्रेज़ों के जाने के बाद, जब भाषाई आधार पर, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप स्टेट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। खैर हम जज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट। 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, स्पेशली वुमेन के राइट की और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कि हम जो चुनाव करवाएंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो हमारी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स बनेगी, उस चुनाव का बेस क्या होगा? दैट विल बी द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यू हैव सीन दिस वर्ड इन पॉलिटी, मतलब एक ही आदमी का एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है, और मैक्सिमम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। एक एज लिमिट होगी कि इतनी एज से लेकर के आपका जो व्यक्ति होगा, जो भी सिटीजन होगा वो वोट दे पाएगा। तीसरा, फोर्थ इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विद बाई कैमरलिज्म, मतलब जो प्रोविंसेस है वहां पर बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे आज देखो कई स्टेट्स में आपके विधानसभा भी होती है और एक विधान परिषद भी होती है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो वैसा ही कुछ ये सारे स्टेट्स में लाने का प्लान कर रहे थे, ये रिकमेंडेशन इसमें दी थी। एक था जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये था, 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। और ये दिया था मुस्लिम्स को, कि देखो जो मुस्लिम का जो कैंडिडेट होगा मुस्लिम में से ही चुना जाएगा, जो उनका लीडर जो होगा मुस्लिम ही चुनेंगे और कोई नहीं। अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसको पहले तो कांग्रेस ने बोला था कि ये गलत है, लेकिन जब कांग्रेस और लीग की जॉइंट सेशन हुआ तब कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ हम सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता देते हैं, हम मानते हैं। विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपकी यूनिटी खत्म हो गई थी। तो यहां पर कांग्रेस अपनी मिस्टेक को सुधारेगी और कहेगी नहीं, हमें जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। वोट सभी करेंगे, जनता वोट करेगी, लीडर बनेगा, नो मैटर वो लीडर मुस्लिम है, नो मैटर वो लीडर जो है सिख है, वो हिंदू है या ईसाई है, सब के सब वोट करेंगे और जो लीडर होगा वो चुन लिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लास, ऑफ हिज रिलीजन। चलिए, यहां पर ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंध स्टेट, सेपरेटिंग इट फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे आपको पता है उस टाइम का बॉम्बे बहुत बड़ा था। उस टाइम के बॉम्बे में आज का गुजरात आ जाता था, आपका गोवा भी आ जाता था, दमन एंड दीव भी हो जाता था, आपका सिंध भी आ जाता था। तब बॉम्बे यूज्ड टू बी वेरी लार्ज स्टेट प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर ये प्रोविजन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो इस रिपोर्ट के फ्रेमर्स हैं उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग जिन्ना के अंडर में कोई ना कोई रेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कोई मुस्लिम लीनिंग डिमांड वो कर सकते हैं। जिन्ना का नेचर ऐसा ही था। तो यहां पर इनको ये थोड़ा सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, सिंध जो है उस समय एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था। कैसा रीजन था? मुस्लिम मेजोरिटी रीजन। ठीक है, तो इसको बॉम्बे से अलग कर देंगे जिससे मुस्लिम्स को उनकी अलग से ऑटोनॉमी हो जाए, अलग से वो अपना स्टेट रख लें, जिससे जिन्ना भी ज्यादा जो है परेशानी ना क्रिएट करें। और यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, कि पूरा बेसिकली हम जो डोमिनियन स्टेट बना रहे हैं वो सेक्युलर होना चाहिए नेचर में, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर होंगे रिलीजन तो सारे इक्वल होंगे।
सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, तो अगेन ऐसे कई स्टेट थे जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, तो उनके कल्चर को और उनके रिलीजन को बचाने के प्रोविजंस भी इस रिपोर्ट में बताए गए थे। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस शुड गेट कंप्लीट स्टेटहुड। एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो ये 1901 में बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आज जो ये जो एरिया है इसे आप खैबर पख्तूनवा कहते हैं। ठीक है, अभी तो ये पाकिस्तान में है, उस टाइम ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया में होता था, तो ब्रिटिश ने इस पर अपनी पूरी सेंट्रल अथॉरिटी रखी हुई थी। इस जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर में डायरेक्ट आता था, क्योंकि इसके पड़ोस में अफगानिस्तान पड़ता था, एंड अफगानिस्तान वाज अ टफ अपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियसली आपने मूवी देखी होगी बैटल ऑफ सराघाटी, जो केसरी मूवी थी, उसमें तो काफ़ी कम पोर्शन दिखाया, बट ब्रिटिश ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द अफगान। ब्रिटिश सोल्जर अफगानी सोल्जर से नहीं लड़ पाया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्मी में सिखों को रिक्रूट किया, क्योंकि ब्रिटिश लोग जानते थे कि सिखों ने बहुत बार अफगानों को हराया है। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो मुस्लिम लोग रहते थे मेजोरिटी में, रिपोर्ट ये कहती थी कि इसे अलग से स्टेटहुड हम देंगे, जिससे वो अपनी ऑटोनॉमी अलग से चलाएं, वो किसी डायरेक्ट ब्रिटिश सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में ना रहें। चलिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फॉर्म होगी वो पार्लियामेंट्री होगी, संसदीय फॉर्म होगी, और पावर्स जो होंगी वो बटी होंगी सेंटर और प्रोविंसेस में। जैसे आज जो पावर्स बटी हुई है सेंटर और स्टेट में, जो आप देखते हो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, कुछ इसी तरह का, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि लिस्ट ही है, बट इसी तरीके का। और यहाँ पर जो रेसिड्यूअरी पावर्स हैं वो सेंटर को, मतलब ऐसी पावर्स जिसमें क्लियर नहीं है कि पावर सेंटर की है या प्रोविंस की है, वो सेंटर को दे दी जाएगी। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट जो है, रजवाड़े जो हैं, वो तब ज्वाइन करेंगे डोमिनियन को जब पूरा डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाएगा, उसके बाद रजवाड़े आए। दूसरा, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हो एक पब्लिक कमीशन की, कि हम लोग जब डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा तो हम हमारी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे सर्विसेज में। एक सुप्रीम कोर्ट जिसे आप अपेक्स कोर्ट बोल रहे हैं, और एक डिफेंस कमिटी, कि ऑब्वियसली डिफेंस का जो मुद्दा था वो ब्रिटिश के अंडर में ही रहेगा जब आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, बट डिफेंस कमेटी ये डिसाइड करेगी कि ब्रिटिश अथॉरिटी जब भी वॉर के लिए जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें इंडियंस की भी ओपिनियन होनी चाहिए, और उस ओपिनियन को रखने के लिए एक डिफेंस कमेटी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई एक ऐसा वॉर कर लिया विच इज अगेंस्ट दी इंडियंस, क्योंकि वॉर होती है तो ऐसा नहीं होता कि सब नॉर्मल रहता है, कभी महंगाई आती है, लोगों की जान जाती है ना, इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर 1928 में एक ऑल इंडियन अगेन पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में, और इसको डॉक्टर अंसारी ही हेड कर रहे होते हैं, और ये नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे, आपके मोतीलाल नेहरू थे, ये कुछ सीनियर लीडर्स थे, इनको चाहिए था डोमिनियन स्टेटस, बट यहाँ पर यंग लीडर्स थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, जो बिल्कुल उस समय यंग थे, नए लड़के थे, नए लीडर्स थे, वो कहते थे कि डोमिनियन स्टेटस अब एक ओल्ड स्टोरी हो चुकी है सर, कि ऑब्वियसली डोमिनियन स्टेटस हमको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिला ही नहीं, जो ब्रिटिश अथॉरिटी ने प्रॉमिस किया था। हमने इतने सारी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाए, खिलाफत चलाया, हमको नहीं मिला, सेल्फ रूल नहीं मिला हमें, तो हमें अब पूर्ण स्वराज ही करना पड़ेगा। हमारा तो एम क्या होगा, पूर्ण स्वराज ही हमारा एम होगा ना। यहाँ पर जब 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन आता है, तब यहाँ पर एक डिबेट हो जाती है, और ये डिबेट होती है डोमिनियन स्टेटस वर्सेस पूर्ण स्वराज। ऑब्वियसली डोमिनियन स्टेटस की जो पैरवी करेंगे, जो उसको एडवोकेसी करेंगे, वो ये करेंगे सीनियर लीडर्स, एंड पूर्ण स्वराज के बारे में ये लोग बात करेंगे, बोस एंड नेहरू।
इसके साथ और कुछ भी लोग थे, जैसे एक अय्यर स्वामी अयंगर करके एक साउथ के लीडर थे, जो नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर गांधी जी इंटरवीन करते हैं, महात्मा गांधी इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी आप डोमिनियन स्टेटस की ही बात रखो, और 31 दिसंबर 1929 की हम डेडलाइन देते हैं ब्रिटिश को कि अगर वो हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं इस डेट तक, तो फिर हम पूर्ण स्वराज से नीचे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम पूर्ण स्वराज से नीचे कोई बात नहीं करेंगे। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी यंग लीडर्स, और ये थोड़ा सा अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं। हालांकि पार्टी इन्होंने पहले ही बना ली थी, ठीक है, बट ये आश्वासन गांधी जी उन्हें दे देते हैं कि ये कट ऑफ डेट है, ये डेडलाइन है। अब यहां पर देखते हैं कि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग हरकत में आएगी और अपना कुछ इस पर रिएक्शन देगी। मुस्लिम लीग एक जिगजैग थ्योरी की तरह चलती है, कुछ इस तरीके से उनके थॉट्स चलते हैं। थॉट्स अगर इस तरीके से चले तो भी ठीक है, इस तरीके से चले तो भी ठीक है, बट इस तरीके से चले ये ऐसी जगह पर एक्सेप्टेबल नहीं है जहां पर आप एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं और आपका एक ही गोल है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कहती है कि पहले तो हमें जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए ही नहीं सर। मुस्लिम लीग कहती है कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया और मान लीजिए किसी स्टेट में मुस्लिम्स कम है, तो वहां से कभी भी कोई मुस्लिम नेता उभर कर नहीं आएगा। हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही ठीक लगता है जहां पर मुस्लिम लोग अलग से अपना लीडर चुनते हैं। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि रिपोर्ट तो कह रही है कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते हैं, हम हमारी कमी सुधारना चाहते हैं, बट मुस्लिम लीग दिस टाइम नाउ बिकेम एडवेंट, बहुत एडवेंट हो जाती है। तो यहाँ पर यही सारी कहानी है कि पॉलिटिकल हमारे इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे अगर जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक दिल्ली डिक्लेरेशन आता है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पहली चीज, मुस्लिम लीग जो होती है वो दिल्ली में एक मीटिंग में, कांग्रेस के सेशन में, वो बोलती है कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट मंजूर है, बट वी वांट रिजर्वेशन, 1/3 सीट है ना, 1/3 सीट्स पे हमको रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन ऑन 1/3 सीट्स। ठीक है, टोटल सीट के 1/3 पर हमें रिजर्वेशन दो। दूसरा, मुस्लिम लीग कहती है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर भी 1/3 रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, तीसरा, बंगाल प्लस पंजाब, यहां पर हमें रिजर्वेशन चाहिए अपनी पॉपुलेशन के बेस पे। और बेस क्या होगा? पॉपुलेशन। बेस क्या होगा? पॉपुलेशन। और यहां पर ये जब तीन डिमांड आती हैं, तब सबसे ज्यादा पैनिक ये वाली डिमांड करती है, बंगाल और पंजाब वाली। तो यहां पर
ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आएगी हिंदू महासभा को। ये कहेगी कि नहीं ये नहीं हो सकता, बट मुस्लिम लीग अभी तक अड़ी हुई है अपनी डिमांड पर। तो अब कांग्रेस क्या करेगी, जो कमेटी जो है जिसने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी वो एक बीच का रास्ता निकालेगी। वो बीच का रास्ता क्या होगा, ये तो थी डिमांड, और यहां पर अब इसका सॉल्यूशन निकालेगी। इसका सॉल्यूशन ये था कि बंगाल और पंजाब में जो आप डिमांड कर रहे हैं वो तो हम नहीं मान रहे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंध जो है उसको सेपरेट कर देंगे बॉम्बे से। सिंध को सेपरेट कर देंगे कहां से, बॉम्बे से, ठीक है। दूसरा, हम आपको वहां पर ऑटोनॉमी देंगे, वहां पर रिजर्वेशन देंगे जहां पर आप वास्तव में माइनॉरिटी हो, ठीक है, जहां पर आपकी जनसंख्या कम है, जहां पर आप और कम्युनिटीज के मुकाबले कम हो, वहां पर हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। बट मुस्लिम लीग की जो बाकी जो डिमांड्स थी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। और यहां पर जो जिन्ना आते हैं इसके बाद, ये अपनी 14 पॉइंट्स डिमांड रख देते हैं। अब ये जो डिमांड्स थी ये कंप्लीटली मुस्लिम लीनिंग डिमांड्स थी कि मुसलमानों को नौकरी में ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए, और एक अलग से जो है आप स्टेट बनाए, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लस सिंध प्लस बलोचिस्तान, इनको एक तरीके से एक कर दिए और एक ही स्टेट बना दो और वो प्योर मुस्लिम स्टेट हो जाए। एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि आप एक तरीके से उसी सुर में बात कर रहे हो जैसे आप पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हो, हालांकि उस टाइम वर्ड पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, ठीक है, बट एक कहते हैं ना उसकी झलक आपको दिखने लग गई थी। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब ये जो मिला जुला जो पूरा का पूरा एक रिपोर्ट होता है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट जो हमने पढ़े थे, वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास जाता है और ब्रिटिश अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, this is not acceptable to us, we have seen your potential, this is how you make your constitution, this is how you wanna govern the country, we don't accept it। अब यहां पर जो यंग लीडर्स होते हैं, जब ब्रिटिश जो होते हैं ये रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, तो 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे ये कहते हैं कांग्रेस के एक अधिवेशन में, जो लाहौर सेशन होता है, ये कहते हैं कि मैं पहले से ही डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट था, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस हमको इंटरनल गवर्नेंस तो देता है बट पूरी ऑटोनॉमी नहीं देता। तीसरा, मैं ऐसी किसी भी सिस्टम में नहीं मानता जहां पर हम इंटरनली तो फ्री रहें बट एक्सटर्नली वी आर डिपेंडेंट ऑन अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक ब्रिटिश किंग। इन हिंदी ही वांटेड टू से, मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस में मानता हूँ, उसी को ही एम बनाऊंगा। मैं किसी भी सम्राट या किसी उद्योगपति वाली जो फिलॉसफी है उसमें मेरा बिलीव नहीं है। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो कांग्रेस का एम होगा, कांग्रेस का जो एम होगा वो होगा पूर्ण स्वराज। इसके बाद आप देखोगे कि पूर्ण स्वराज के एम को लेकर के कैसे गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, किस तरीके से वो दांडी मार्च की इवेंट्स पूरे इंडिया में फैलती है,
फिर से गांधी एक बहुत बड़े मास लीडर बन के निकल कर आते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटी पर प्रेशर आता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और किस तरीके से ब्रिटिश इंडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, तोड़ने के लिए कम्युनल अवार्ड लेकर आते हैं कि हर किसी को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, रिजर्वेशन दे दो, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको अलग अलग कास्ट में तोड़ दो। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।